इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया था। तेहरान के नतांज और फोर्डो में मौजूद प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाओं समेत लगभग 100 लक्ष्यों पर किए गए शुरुआती हमलों में इजराइल के करीब 200 विमान शामिल थे। इजराइल ने हमले से पहले ईरान में लाए गए ड्रोन और सटीक हथियारों का भी इस्तेमाल किया था। Proud people of Iran, we're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. इजराइल ने दावा किया था कि उसने अपने शुरुआती हमलों के 2 दिनों में 9 वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिकों और कई शीर्ष सेना के अधिकारियों को मार गिराया था। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 14 जून को मिसाइल हमले किए, जिसमें इजराइल में कम से कम 3 लोग मारे गए। 15 जून को इजराइल ने ईरान पर दूसरी बार हमला किया। इस बार तेहरान में भी विस्फोट किए गए। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि इजरायली हवाई हमलों में 78 लोग मारे गए और 320 से ज्यादा घायल हुए। ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने हमलों के लिए कड़ी सजा देने की कसम खाई। मतलबी के مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت. از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلحند. 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि अमेरिकी सेना सीधे इजराइल के हवाई अभियान में शामिल हो गई थी, जिसमें 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया गया था। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ईरान में जमीन के काफी अंदर बनी सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए स्टील्थ बॉम्बर और 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम यानी B-2 का इस्तेमाल किया गया था। ये हमले ईरान की हवाई सुरक्षा और मिसाइल क्षमताओं को खत्म करने के लिए इजरायली हमले शुरू होने के 1 हफ्ते से ज्यादा समय बाद किए गए। एक दिन बाद 23 जून को ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले कर जवाब दिया। अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया और दोहा में हवाई हमले के सायरन और इंटरसेप्टर फायर को ट्रिगर किया। Israel defends itself. By defending itself, actually is solving a threat or solving a problem that the region had and the world had. And therefore, of course, it's a concern of the United States as well. And the two leaders are going to continue talking about that to see what are the best options going forward. Israel will take all the measures it needs in order to defend itself, and we are grateful to the United States for backing us up. 24 जून को इजराइल और ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को स्वीकार कर लिया। इससे 12 दिनों का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 4 इजरायली मारे गए और इजराइल ने भी सुबह हवाई हमलों के साथ जवाब दिया। युद्ध विराम की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को 12 दिन का युद्ध नाम दिया था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों की युद्ध विराम उल्लंघन और इसके बावजूद लगातार हमलों के लिए निंदा की। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम को बनाए रखने की अपील की और इजराइल ईरान युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, लेकिन इस मामले में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है।